बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर नंबर 32 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस 7 to 12। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। बताइए, एक तो आपने फ़र्क बताना है लाउडनेस और इंटेंसिटी में, और दूसरा इनके दरमियान आपने रिलेशन भी बताना है कि क्या रिलेशन है इनके दरमियान। तो देखें जी, साउंड इंटेंसिटी इज़ डिफाइंड एज द साउंड पावर पर यूनिट एरिया और द यूजुअल context is the measurement of sound intensity in the air at a listener's location। इसकी हम पहले भी डेफिनेशन कर चुके हैं, बुक के ऊपर भी वो वाली भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। The basic units are watt per meter square। Many sound intensity measurements are made relative to a standard threshold of hearing intensity। तो सबसे पहले उसने डेफिनेशन बताई लाउडनेस की कि आपके पास जो है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड, क्या इंटेंसिटी ऑफ साउंड की बताई कि जनाब ये आपके पास साउंड जो है वो पर यूनिट एरिया के एक यूनिट एरिया में से कितने साउंड जो है वो उसकी वेव्स पास कर रही हैं, वो आपके पास इंटेंसिटी होती है। और इसका यूनिट जो है वाट पर मीटर स्क्वायर है। इसकी डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं बुक के अंदर। कहता है उसके बाद अब इंटेंसिटी के बाद जो है वो साउंड लाउडनेस की बात कर रहे हैं। कह रहे कि वाइल sound loudness is a subjective term describing the strength of the ear's perception of a sound. The sound intensity must be factored by the ear sensitivity to the particular frequency contained in the sound may be related as follows। तो क्या है कि आपके पास साउंड इंटेंसिटी, साउंड जो है लाउडनेस उसका ये है कि आपके पास स्ट्रेंथ है कि कितनी ताकतवर आवाज़ है, कितनी ऊंची आवाज़ है, ठीक है, जो कि हमारे कानों को सुनाई देती है। इसका ताल्लुक जो है वो हमारे कानों की सेंसिटिविटी के साथ, हसासियत के साथ भी होता है। तो इनके दरमियान जो रिलेशन है वो किस तरह से निकला, हम पहले भी बुक के अंदर भी इसको ड्राइव कर चुके हैं। L माइनस एल नॉट, ठीक है, L जो है आपके पास लाउडनेस है, ठीक है, और L नॉट जो है वो आपके पास I नॉट के ऊपर लाउडनेस है, कि आपके पास कम से कम इंटेंसिटी जो है वो उसके ऊपर लाउडनेस जो है वो L नॉट है। तो आपने क्या किया, दोनों तरफ K और log अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो क्या बन गया, K log ऑफ I माइनस log ऑफ I नॉट, और जो है log की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए माइनस है log, तो log को डिवीजन में लिख दिया, ठीक है, I ओवर I नॉट जो है वो बन गया। वेयर K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो ये जो K है आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और L माइनस एल नॉट जो है वो डिफरेंस है बिटवीन लाउडनेस L ऑफ द अननोन साउंड एंड द लाउडनेस L नॉट इंटेंसिटी लेवल वेयर I इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो ये जो है हमने जो ड्राइव किया अभी, ये हम पहले भी बुक पे कर चुके हैं, जब हमने लेक्चर्स के अंदर हम भी इसको ड्राइव किया था, वो भी आप बुक से भी राइट आउट कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखनी है, लाउडनेस की डेफिनेशन लिखनी है बुक वाली, और ये जो है वो आपने रिलेशन ड्राइव कर देना है, जैसा कि हमने बुक पे भी पहले किया था। उसके बाद है जी, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स। तो जी लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहले है जी एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड ये होता है कि आपकी जो वाइब्रेटिंग बॉडी है जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक कितना जाती है, यानी जहाँ पे वो बॉडी पहले थी मीन पोजीशन पे दरमियानी हालत में उसको हिलाने से पहले, तो वो उस मीन पोजीशन से दोनों जानिब मूव करती है ना, वाइब्रेट करती है, टू एंड फ्रो मूव करती है। तो एम्पलीट्यूड ये होता है कि आपका मीन पोजीशन से एक तरफ को कितना ज़्यादा दूर तक जाती है, फिर वापस मीन पे आती है, और फिर दोबारा दूसरी तरफ को दूर तक कितना ज़्यादा दूर तक जाएगी तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, और कम दूर तक जाएगी बॉडी तो कम एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ये पेंडुलम की मिसाल थी, हमारे पास ये पेंडुलम है, तो अगर हम यहाँ तक लेके जाते हैं तो इसका एम्पलीट्यूड इतना है, अगर हम इसको उठा के यहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है, इस जगह तक,
तो फिर इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से एम्पलीट्यूड इसे बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड कितना है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो फिर आपके पास देखें, अगर फ़र्ज़ की एम्पलीट्यूड कम है तो आपके पास इस तरह की वेव बनेगी, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो आपके पास इस तरह की वेव बनेगी। यानी कि ये आपकी मीन लाइन हो गई, और मीन लाइन से देखें कितना ऊपर तक गई है और कितना ही उतनी ही नीचे तक जाएगी, ठीक है। और अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो मीन लाइन से कम ऊपर और कम नीचे तक जो है वो आपकी वेव जो है वो बनेगी, ठीक है। उसके बाद जो फैक्टर है आपके पास वो है एरिया ऑन द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि आपके पास वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया कितना है, ठीक है। जिस तरह हमने आपको एग्जांपल्स भी दी थी जब हमने पढ़ा था, तो कि हमारे पास जो है वो ड्रम हो, ढोल हो, तो उसका जो अगर बड़ा ढोल होगा तो उसका जो एरिया ज़्यादा होगा और कम होगा तो उसका एरिया कम होगा। इस तरह एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी में आपको एग्जांपल दी थी गिटार की, ठीक है। उसके बाद सितार की एग्जांपल दी थी कि हमारे पास उसकी अगर हम जो है वो स्ट्रिंग जो है उसके अंदर लगी हुई, उसको अगर हम ज़्यादा खींचेंगे उसके अंदर ज़्यादा एम्पलीट्यूड पैदा होगा तो ज़्यादा आवाज़ आएगी, और अगर हम उसे हल्के से टच करेंगे और उसकी जो तारें हैं उसके अंदर हल्का एम्पलीट्यूड पैदा होगा तो हमें हल्की आवाज़ सुनाई देगी। उसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो अगर हम वाइब्रेटिंग बॉडी के करीब होंगे तो हमें ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। अगर हम दूर होंगे तो हमें कम आवाज़ सुनाई देगी। उसके बाद है जी मोर इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी मोर वुड बी द साउंड। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड भी ज़्यादा होगा। मोर एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी मोर वुड बी साउंड प्रोड्यूस। तो ये रिलेशन बता रहा है कि डायरेक्टली है या इन्वर्सली है, तो क्या चीज़ बढ़ने से साउंड बढ़ेगा। और थर्ड में बता रहा है कि मोर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी लेसर वुड बी द लाउडनेस ऑफ साउंड। जितना ज़्यादा दूर होंगे आवाज़ हमें कम सुनाई देगी। लाउडनेस ऑफ द साउंड आल्सो डिपेंड अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर। तो आपके पास लाउडनेस जो है वो उसकी कान की जो है वो फिजिकल कंडीशन पे भी जो है वो हालात उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि कान की सेंसिटिविटी कितने हैं, कान ख़राब तो नहीं है, इस तरह से, ठीक है जी। तो ये था हमारा आंसर। और अब हम बढ़ते हैं 11.9 के ऊपर। What do you mean by the term intensity level of the sound? Name and define the unit of intensity level of sound. तो कहते हैं कि आपने एक तो बताना है कि इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड से क्या मुराद है, और दूसरा आपने नेम भी बताना है और डिफाइन करना है यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल को, ठीक है। तो हमारे पास इंटेंसिटी जो लेवल है वो किस तरह से फाइंड आउट होता है, अभी हम पीछे करके आते हैं, ड्राइव करके आते हैं, L-L0 K इंटू log of I माइनस log of I नॉट और K log I over I नॉट। डिफरेंस L minus L नॉट बिटवीन द लाउडनेस L of an unknown sound and the loudness L naught is called the intensity level of the unknown sound। तो L से मुराद हमारे पास unknown sound है और L naught से मुराद जो है वो हमारे पास I naught के ऊपर जो loudness होगी वो है, ठीक है। Therefore intensity level of an unknown sound is given by, तो unknown sound की intensity level किस तरह से होगी, log of K log of I over I naught होगी। The value of K depend not only on the unit of I and I naught but also on the unit of intensity level। देखिए हमारे पास जो K है कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी, इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू है वो ना सिर्फ I और I नॉट पे डिपेंड करती है बल्कि इसकी यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल पे भी डिपेंड करती है। इफ़ द इंटेंसिटी I ऑफ एनी अननोन साउंड इज 10 टाइम ग्रेटर देन द इंटेंसिटी ऑफ I नॉट ऑफ द फाइनेस्ट ऑडिबल साउंड। तो I नॉट हमने जब पढ़ा था तो हमने कहा था कि ये फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है, तो ये I 10 पावर, तो हमारे पास ये होगा I इज इक्वल टू 10 I नॉट, 10 टाइम्स ज़्यादा जो होगी। एंड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ सच ए साउंड इज टेकन एज यूनिट कॉल्ड बेल। ये हम बुक पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द वैल्यू ऑफ K बिकम्स I, सो यूजिंग K इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है। तो इसे हमने क्या कह दिया, डेसिबल का नाम दे दिया, क्योंकि बेल हमारे पास बड़ा यूनिट है और जो है वो उसके बाद फिर हमारे पास जो छोटा यूनिट है वो क्या बन जाता है, डेसिबल। इंटेंसिटी लेवल log of I over log of I naught bell। Bell is very large unit of intensity level of sound. Generally a smaller unit called decibel is used. Decibel is abbreviated as dB. It must be remembered that 1 decibel is equal to 10 dB, ठीक है। 1 डेसिबल जो है वो एक बेल के अंदर 10 डेसिबल होते हैं, ठीक है।
If the intensity level is measured in decibels, equation 2 becomes 10 log of I over I नॉट dB। तो आपके पास जनाब ये बन जाएगा इंटेंसिटी लेवल, ठीक है। उसके बाद है जी व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लाउडनेस, व्हाई डू वी logarithmic scale to describe the range of the sound intensities we hear। कहते हैं कि आपने एक तो लाउडनेस का यूनिट बताना है और दूसरा ये बताना है कि हमारे पास जो है वो कौन सा स्केल जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, किस तरह से यूज़ करते हैं। यूनिट ऑफ लाउडनेस आर बेल एंड डेसिबल। एक तो बेल है और दूसरा डेसिबल है। बेल बड़ा यूनिट है, डेसिबल छोटा यूनिट है, जो कि 1 बेल इज इक्वल टू 10 dB होता है। और a logarithmic scale is used to measure or describe the range of the sound intensities because a logarithmic scale is a scale of measurement that used to logarithmic of the physical quantity itself। तो हम ये logarithmic इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो फिज़िकल क्वांटिटीज है ख़ुद भी logarithmic जो है वो स्केल को यूज़ कर रही होती हैं, इसलिए। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ऑन अ logarithmic scale कैन बी हेल्पफुल व्हेन द डाटा कवर्स अ लार्ज रेंज ऑफ वैल्यूज़। तो इसका ये भी फ़ायदा होता है कि जब ज़्यादा रेंज वाली वैल्यूज़ होती हैं तो उसको ईजिली जो है logarithmic स्केल हमारा जो है वो इसको कवर कर लेता है। द logarithmic reduces this to move manageable range। तो हमारे जो है logarithmic इसको इतना कम कर देता है कि हमें जो रेंज है हमारी मैनेज कर लेते हैं, हम आसानी से उसको टैकल कर लेते हैं। इन पर्टिकुलर ओवर सेंस ऑफ हेयरिंग perceives equal ratios of the frequencies as equal differences in pitch। कहते हैं कि हमारे जो है आवाज़ सुनने की जो सेंस है, हिस्स है, जो वो क्या है, इक्वल रेशोज़ जो है फ्रीक्वेंसीज और इक्वल डिफरेंसेस इन पिच। पिच की जो फ्रीक्वेंसीज की जो रेशोज़ हैं वो भी बराबर होनी चाहिए और जो हमारे पास पिच की जो डिफरेंस है, जो उनका दरमियान फ़र्क है, वो भी हमारे पास इक्वल होता है, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास 11.11 व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ग्राफिकली। कहते हैं कि आपने जो है फ्रीक्वेंसी और पिच के दरमियान फ़र्क बताना है और इसे ग्राफ के ज़रिए शो भी करना है। तो फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन हम जो है वो इससे पिछले चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ चुके हैं कि द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास जो है कितनी जो है वो उसने साइकिल कंप्लीट की यूनिट टाइम में या 1 सेकंड में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑकरनेस ऑफ द रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हो गई। वाइल पिच ऑफ द साउंड इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच अ श्रिल साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ ग्रेव साउंड, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। तो हमारे पास जो पिच, आपने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख दी और पिच की डेफिनेशन लिख दी। अब जनाब इसको हम ग्राफिकली शो कर रहे हैं। तो ग्राफिकली रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच ऑफ द साउंड एंड फ्रीक्वेंसी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अ हायर पिच मीन्स अ हायर फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। पिच ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी। अब ये देखें, ये आपको लो फ्रीक्वेंसी है, ये हाई फ्रीक्वेंसी है। अब लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी का किस तरह पता चलेगा कि आपने कौन सा ग्राफ बनाना है। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 जो है वो क्रस्ट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 ऊपर को हैं, ठीक है, पहाड़ समझ लें, और 2 जो है वो नीचे को खम है, ट्रफ्स, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, 5 हो गए ना, 3 ऊपर 2 नीचे। अब इधर देखें अगर आप, तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 ऊपर हैं, 1 2 3 4 नीचे, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 4 है। तो जिसमें इस तरह से ज़्यादा आ रहे हों, क्रस्ट ट्रफ ज़्यादा आ रहे हों, इट मीन्स कि वहाँ पे साइकिल ज़्यादा कंप्लीट हो रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा जो है वो चक्कर जो है वो ऑकरनेस जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो इट मीन्स कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो जब आप भी ग्राफ बनाएंगे तो आप जिसमें कम रखेंगे, इस तरह कम क्रस्ट ट्रफ, तो उसमें लो फ्रीक्वेंसी होगी, जिसमें आप ज़्यादा कर देंगे तो उसकी फिर फ्रीक्वेंसी इट मीन्स आप हाई शो करवा रहे हैं। तो ये क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लो फ्रीक्वेंसी पे देखें उसने लिखा हुआ है जनाब लो पिच, और हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर लिखा हुआ है उसने हाई पिच, कि हमारे पास पिच भी उसकी जो है वो ज़्यादा होगी। तो उसके बाद है जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, और क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड
on loudness and the effect of change in frequency on pitch of sound। कहते हैं कि एक तो आपने जो है वो एम्पलीट्यूड अगर हम चेंज करें तो उसका लाउडनेस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो उसका पिच के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बताना है। फ्रीक्वेंसी वाली बात तो अभी हम पढ़ ली है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच कम होगी। बाकी हम एम्पलीट्यूड और लाउडनेस का फ़र्क देख लेते हैं, ठीक है। द लाउडनेस ऑफ साउंड varies directly with the amplitude of the vibrating body. A higher amplitude has more loud sound. Pitch of the sound varies directly with the frequency. A higher pitch means higher frequency and vice versa. तो दोनों के जो रिलेशन है वो डायरेक्टली है। एम्पलीट्यूड का लाउडनेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगी, और एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस कम होगी, और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी का पिच के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी पिच बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच कम होगी। तो ये देखें ग्राफ बनाए हुए हैं उसने कि आपके पास जनाब ये लार्ज एम्पलीट्यूड को शो कर रहे हैं। अब ये लार्ज एम्पलीट्यूड कैसे शो हो रहा है कि देखें आपकी मीन लाइन आपकी ये वाली है, ठीक है। मीन लाइन कौन सी है, ये वाली, और मीन लाइन से देख रहे हैं आप ज़्यादा ये दूर तक गया हुआ है, ठीक है, क्रस्ट और ट्रफ्स, जबकि नीचे जो है आपकी मीन लाइन से ये कम ऊपर नीचे गए हुए हैं क्रस्ट और ट्रफ्स। इस मीन्स की जहाँ पे कम गए हुए हैं वहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड कम है, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से जो है वो ऊपर और नीचे, ठीक है, आगे या पीछे से जितना ज़्यादा जाएगा आपके पास ऑब्जेक्ट उतना उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। तो ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप मीन पोजीशन से कम ऊपर नीचे गया है, तो इट मीन्स कि इसका एम्पलीट्यूड कम है। और ये वाला ग्राफ जो है मीन पोजीशन से ज़्यादा ऊपर नीचे गया हुआ है, तो इट मीन्स कि इसके मुकाबले में इसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा है। तो लार्ज एम्पलीट्यूड है तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। स्मॉल एम्पलीट्यूड है तो फिर आपके पास क्वाइट होगा, लाउडनेस कम होगी, मीन्स खामोशी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है जी फ्रीक्वेंसी और लो पिच। तो लो फ्रीक्वेंसी लो पिच होगी, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच होगी। इसमें वही कि आपके पास लो फ्रीक्वेंसी में जो है कम क्रस्ट और ट्रफ आपने शो करवाए, और जबकि हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर आपके क्रस्ट जो हैं वो भी ज़्यादा हैं और ट्रफ्स जो हैं वो भी आपने ज़्यादा शो करवाने हैं, ठीक है। विट मीन्स कि अगर आपने फ़र्ज़ करें इतनी में बनानी है तो मैं बना के दिखाऊँ। अगर आपने बनानी है जी लो फ्रीक्वेंसी तो आप इस तरह से बना देंगे, ठीक है। अगर आपने हाई बनानी है तो फिर आप ज़्यादा बना देंगे, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद भी करने हैं और इनको अच्छे से राइट आउट भी कीजिएगा। तो अब तक के लिए जी इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।